नमो नमः प्यारे छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राज के श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तालाब गांव दौसा। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने शास्त्री प्रथम वर्ष के जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी उसका संज्ञा प्रकरण का संपूर्ण का अध्ययन अध्यापन कर लिया है। आज हम परिभाषा प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो सिद्धांत कौमुदी के व्याख्याकार रचनाकार उन्होंने जो भी अपनी संधि की उपयोगिनी जो संज्ञाएं थी उनको आपको बता दी है। हमने उसका अध्ययन अध्यापन कर लिया है और अब परिभाषा प्रकरण को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत हमें परिभाषाएं मिलेगी। तो ये जो जैसा कि हमने पहले इस प्रकार से पढ़ा था, एक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर एक था संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेश अधिकारो षड्विधम सूत्रम उच्यते। अर्थात 6 प्रकार के जो सूत्र थे उसमें एक परिभाषा सूत्र भी था। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो परिभाषाएं हैं वो सूत्र के रूप में भी मिलेगी और जो वो है क्या कहते हैं उन्हें पंक्ति रूप में भी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से ये परिभाषा है, वह परिभाषा क्या है, किस प्रकार से उनका अवतरण होता है, कैसे वो परिभाषाएं काम करती है, कहाँ वो परिभाषाएं काम करती है, ये सारा का सारा हमें इस परिभाषा प्रकरण में अध्ययन अध्यापन करने को मिलेगा। तो इसकी परिभाषा की परिभाषा देखिए, अनियमे नियम कारणी परिभाषा, अर्थात यत्र कुत्रापि अनियम भवति, प्रयोग सिद्धि यदा वयं कुर्मः तदा कोऽपि समस्या भवति, अथवा कोऽपि अन्य कार्य यदा वयं कुर्मः तदापि कोऽपि समस्या भवति, तत्र ये कोऽपि आगत्य नियम इत्यस्य निर्धारणं करोति सा एव परिभाषा भवति, वह ही परिभाषा होती है। तो अनियमे नियम कारण इसकी परिभाषा है एक। तो दूसरी इस प्रकार से है कि परितः भाष्यन्ते नियमा यया सा परिभाषा, परितः भाष्यन्ते नियमा यया सा परिभाषा, अर्थात जिसके द्वारा नियमों को यथार्थ रूप से निरूपण किया जाए उसे परिभाषा कहते हैं। अब देखिए, अब नीचे चल करके जब हम देखते हैं तो हमें परिभाषाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, परिभाषा आई हमारी इको गुण वृद्धि। तो संज्ञा और परिभाषा के विषय में दो पक्ष से, और इसको इको गुण वृद्धि को समझाने से पहले मैं ये और बता देना चाहता हूँ कि आगे चल करके परिभाषा आएगी अपनी यथोदेश पक्षम और कार्यकाल पक्षम, यथोदेश संज्ञा परिभाषम और कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, ये परिभाषा आएगी, उस समय खैर देख लेंगे अपन को। अभी अपन चलते हैं, जो अपनी पहली परिभाषा आई है, प्रारंभिक तौर से जो पहली परिभाषा है वो पहली परिभाषा हमारी इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि में देखिए, गुण वृद्धि शब्दाभाम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गुण इक है, इक जो दिया है, इक इति षष्ठ्यंतम पदम और गुण वृद्धि प्रथमांतम, दो पद है, दो सूत्र में द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला सूत्र है, दो पद वाली परिभाषा है, परिभाषा आ गई है। तो गुण तथा वृद्धि शब्दों का जहाँ कहीं उच्चारण किया जाता है, गुण वृद्धि शब्दाभाम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, जहाँ पर गुण और वृद्धि का विधीयते, विधीयते नहीं विधीयते, विधीयते 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 विधीयन्ते, जहाँ पर विधान किया जाता है, तत्र वहाँ पर इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थिते। तो जो इक है वो षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। अब देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर अब ये तो परिभाषा तो बता दी, नियम बता दिया, लेकिन ये घटित कहाँ होता है उसके संबंध में देखिए। अब चलते हैं, तो यहाँ पर एक पाणिनि जी का सूत्र है मिदेर गुण है, पाणिनि जी का सूत्र है मिदेर गुण है। उस सूत्र के द्वारा मिद धातु को गुण का विधान किया गया है। मिदेर गुण जो सूत्र है, मिद धातु को गुण का विधान किया गया। अब गुण किसके स्थान पर हो, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश नहीं है। गुण किसके स्थान पर हो, स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर मिद धातु में 3 वर्ण है, मैं, ई, द। अब शंका होती है कि गुण किस वर्ण के स्थान पर हो। तो देखिए,
अब ये जो प्रकृत सूत्र है इको गुण वृद्धि, तो यहाँ पर इकैति षष्ठ्यंतम पद उपस्थित होकर के ये व्यवस्था बताता है कि इक के स्थान पर गुण हो, इक के स्थान पर गुण हो। अब मिद धातु में हम जब पता करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तेरे में इक कौन है, तो मिद धातु में इकार इक वर्ण है, इकार जो है वो इकार ई वर्ण है। अतः मिदेर गुण सूत्र के द्वारा जो गुण है वह ई के स्थान पर ही होता है, और इस प्रकार से हमारा मेद्यति ये प्रयोग बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ई को गुण वृद्धि का संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा आपको समझाया गया। आगे चलते हैं। अच्छा चलो, हाँ अब आगे चलते हैं अपन। अग्रिम सूत्र आया हमारा। अच्छा ये तो गुण का हो गया, ये तो गुण का हो गया। अब कोई यदि कहे कि साहब वृद्धि का भी बताइए, चलिए वृद्धि का भी देखते हैं अपन। तो वृद्धि को देखने के लिए देखिए, इसी प्रकार से मृजेर वृद्धि एक सूत्र है, मृजेर वृद्धि एक सूत्र है। वहाँ पर मृज धातु को वृद्धि का विधान किया गया है, मृज धातु को वृद्धि का विधान किया गया, अर्थात वृद्धि कही गई है मृज धातु को। इसमें भी स्थानिक आदेश नहीं है। मृज में देखिए मैं, री और जे, यहाँ पर भी तीन वर्ण है। किसको वृद्धि हो, तो यहाँ पर भी समस्या आ गई कि वृद्धि किसको हो। तो अब यहाँ पर अनियम हो गया, अर्थात अब ये अनियम होगा, तो अनियम नियमकार ने परिभाषा जोड़ करके आई इको गुण वृद्धि। वो कहती है, तो यहाँ पर जो इको गुण वृद्धि है वो सूत्र उपस्थित होता है, और वो कहता है कि इक ये षष्ठ्यंत जो है, षष्ठ्यंत जो है उसके स्थान पर वृद्धि हो। इससे व्यवस्था हो जाती है कि इक वर्ण अर्थात ऋकार के स्थान पर वृद्धि इक, तो ई उ री, री जो है उस री के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो री के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी र, आर आवृद्धि हो जाएगी, लेकिन उर्ण रपर से र और आ जाएगा। तो इस प्रकार से आर वृद्धि होकर के मार्ष्टि प्रयोग हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गुण का और वृद्धि के दोनों उदाहरण हुए। अब देखते हैं, चलिए आगे। अग्रिम सूत्र आया हमारा, अग्रिम परिभाषा आई हमारी अचश्च। अचश्च देखिए क्या कहता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द यत्र अच विधीयते, ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द यत्र अच विधीयते तत्र अचैति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। अर्थात जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्दों का उच्चारण करके क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का अचकारी विधान किया गया हो, तत्र अचय जो पद है वो षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। अच जो है वो षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। अब देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ प्लुत तीनों वर्ण है, अच के जो तीनों है, वहाँ पर देखिए तीनों के उदाहरण अपन देखते हैं। तो किस प्रकार से कहाँ कार्य होता है, कहाँ एनियम होता है, कहाँ वह एनियम आकर के परिभाषा आकर के कार्य करती है। तो देखिए ऐतिरी, ह्रस्व का उदाहरण है ऐतिरी, ह्रस्व का उदाहरण है यहाँ पर ऐतिरी, ह्रस्व का उदाहरण है ऐतिरी। तो अतिक्रांतम रायम तत्, अतिक्रांतम रायम यत् तत्कुलम, इस विग्रह में समास होकर के अतिरेय शब्द बनता है। इसके प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात कुलम के विशेषण होने के कारण अतिरेय शब्द का भी नपुंसक में प्रयोग होना है। अतः ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ये जो सूत्र है वहाँ पर ह्रस्व आदेश प्राप्त होने पर अचस्य सूत्र के द्वारा अच की उपस्थिति होने पर, अब देखिए यहाँ पर अतिरेय जो है, अतिरेय जो प्रयोग है, तो उस अतिरेय प्रयोग में अचय के उपस्थित होने के कारण जो अच वर्ण है रई, उस रई का जो एकार है उस एकार के स्थान पर एच इग ह्रस्वादेशी की सहायता से इक रूप, अर्थात जब ह्रस्व होगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से, तो रई में जो ऐ है उस ऐ को इकार हो जाएगा, ऐ के स्थान पर ह्रस्व इकार हो जाएगा, तो ऐतिरी प्रयोग बन जाएगा। तो ये यहाँ पर आकर के इसने काम किया। तो ये ह्रस्व वाला उदाहरण हुआ। दीर्घ का उदाहरण अपन देखते हैं। दीर्घ का उदाहरण में आता है जीयते धातु, जीयते प्रयोग। तो यहाँ पर जी धातु से कर्मवाच्य में सार्व धातु के एक सूत्र से एक प्रत्यय होकर के अक्र सार्व धातु के ओर से दीर्घ आदेश प्राप्त होने पर अक्र सार्व धातु से दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर अच जो इकार है उस इकार के स्थान पर दीर्घ आदेश होकर के, अर्थात जय में जो ई है उस ई को दीर्घ आदेश होकर के, और ये प्रयोग बन जाता है हमारा जीयते। इसी प्रकार से चीयते में भी ऐसा ही देखा जाता है। तो ये दीर्घ का उदाहरण हो गया। अब चलिए प्लुत का उदाहरण। तो प्लुत का उदाहरण देखिए, प्लुत का उदाहरण है एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। यहाँ पर संबोधन होने के कारण वाक्य का जो टी है, वाक्य का जो टी है, अर्थात वाक्य का टी क्या हो गया, एहि कृष्ण,
एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो यहाँ पर जो टी संज्ञक भाग अकार है, उस अकार को प्लुत भाग हो करके, अर्थात जहाँ पर संबोधन किया जाता है तो वहाँ पर उसको जोर से आवाज़ दी जाती है, तो वहाँ पर तो वो कृष्ण के आगे जो तीन जैसा अंक आपको दिखाई दे रहा है वो प्लुत का उदाहरण तो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अचस्य सूत्र के द्वारा ये षष्ठंत पद उपस्थित होकर के और ये परिभाषा जो काम करती है उसके उदाहरण आपको बताए गए। स्क्रीन पर आपको अग्रिम परिभाषा सूत्र दिखाई दे रहा है, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ, इसमें देखिए टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आदि अंत अवयवौ स्तः। यहाँ पर देखिए आद्यन्तौ प्रथमांतम अस्ति, सूत्र का जब पदच्छेद करेंगे तो आद्यन्तौ प्रथमांतम अस्ति और टकितौ प्रथमांतम अस्ति, अनेन प्रकार सूत्रमिदं द्विपद घटितम अस्ति। दो पद वाला ये सूत्र है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि टित कितौ, टित अर्थात जिसमें टकार की संज्ञा हो, कित जिसमें ककार की संज्ञा हो, तो टित कित की संज्ञा वाला टित कहलाता है, कित कित संज्ञा वाला कित कहलाता है। तो टित और कित जिसके अनुबंध लोप होकर के इसमें से जिसमें टय की संज्ञा होती है, कई की संज्ञा होती है, क्रम से उनके आदि और अंतिम अवयव वो बनते हैं। देखते हैं अब देखिए उदाहरण, अच्छे सूत्र से उदाहरण, अच्छा परिभाषा या परिभाषा इयम कुत्र कार्य करोति, कहाँ कार्य करती है, तो छेच सूत्र में चलते हैं अपन। देखिए छेच सूत्र से तुक का आगम होता है, छेच सूत्र से तुक का आगम होता है। तुक में अंत्य ककार के हलितम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप उसका लोप होकर के मात्र उसमें से तय बचता है। उकार की संज्ञा भी उपदेश अजुनासी हो जाती है, तो उसमें से मात्र कै बचता है, तय बचता है। अब ये तकार कहाँ आकर के बैठे, क्योंकि छेच सूत्र में से जो तुक का आगम था वहाँ पर छकार के परे रस होने पर, छकार के परे रहने पर रसों को हुआ था, तो रसों के आगे या पीछे बैठना चाहिए। तो इस सूत्र में यह निर्णय कर दिया गया है कि ये टित है और उसके आदि में बैठे, कित हो तो अंत में बैठे। तुक में ककार की संज्ञा हुई है, अतः वह अंत में ही आकर के, कित होने के कारण वह तय जो रसवर्ण है उस रसवर्ण के अंत में ही बैठेगा। ये इसका उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से गणों कुक टुक शरीर से गकार और अणकार और कुक और टुक आगम होकर के कित होने के कारण क और ट और ग ये ऋणय के अंत में बैठेंगे, किंतु दैसी धुड़ से होने वाला धुड़ का आगम और टकार की संज्ञा होती है, अतः टित होने के कारण वह सकार के आदि में बैठेगा। इस प्रकार से ये इनके उदाहरण हुए। आगे जब हम देखते हैं तो अग्रिम सूत्र आता है हमारा, अग्रिम परिभाषा सूत्र हमारा मिदचो अंत्यात परः, मिदचो अंत्यात परः। तो देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, ये परिभाषा सूत्र क्या कह रहा है, अचैति षष्ठ्यंतम, मिदचो अंत्यात परः अचैति षष्ठ्यंतम अचाम मध्ये, चैति निर्धारण षष्ठी, मिदचो अंत्यात परः अचैति षष्ठ्यंतम अचाम मध्ये यो अंत्य तस्मात् परस्य तस्यैव अंत अवयवो मित् स्यात्। देखिए ये बता रहा है, ये जो सूत्र है इस सूत्र में चार पद है, मित अचय अंत्यात परः, अच निर्धारण में षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, स्वर वर्णों के विद्यमान अंतिम जो अच है उससे परे मकार इत्संज्ञ यदि कोई प्रत्यय हो, मकार इत्संज्ञ यदि कोई प्रत्यय हो, अर्थात जिसमें से मैं की इत्संज्ञा हो ऐसा कोई प्रत्यय हो, तो वह जो प्रत्यय है वो अचों का जो समुदाय है, अचों का जो समुदाय है, उस अचों के समुदाय में जो अंतिम अच है, जो अंतिम अच है उस अंतिम अच के पश्चात उसकी स्थिति विद्यमान रहेगी। अर्थात अचों का जो अंतिम अच है उस अंतिम अच के आगे ही उसकी स्थिति, अर्थात वह वहीं आकर के बैठेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम इस सूत्र का, चलो ये तो नियम बना दिया इसने, लेकिन इसको घटाएंगे भी तो सही ना, तभी तो पार पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्रक्रिया देखते हैं, अपन उदाहरण लेते हैं इसका ज्ञानानी। ज्ञानानी में देखिए ज्ञान और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सु जस प्रत्यय आ गया, तो ज्ञान प्लस जस, उसके पश्चात जस से जस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है, सी में से अनुबंध लोप करके ई बचता है, ज्ञान प्लस ई, ये स्थिति हमारी बन जाती है, ज्ञान प्लस ई। अब देखिए यहाँ पर नपुंसक से जलचा सूत्र से नुम का आगम होता है,
नपुंसकस्य झलचे, इस सूत्र से नुम का आगमता, नुम में देख लीजिए अनुबंध लोप हो करके और मैं की संज्ञा और लोप हो जाता है, उसमें से न बचता है तो ये नुम हो गया, अर्थात ये मित हो गया। ये जो नुम है ये मित हो गया। तो मित होने के पश्चात अब देखिए ज्ञान जो शब्द है, उस ज्ञान शब्द का अंतिम अच कहाँ है? कुत्र अस्ति अंतिम अच? ज्ञ में आ, न में ए, तो न में जो ए है वो अंतिम अच है। तो न में ए अंतिम अच होने के कारण यहाँ पर ये जो नुम का आगम है वो ज्ञान के आगे नुम का आगम हो जाएगा। तो ज्ञान न ई, ज्ञान न ई, क्योंकि नुम में से मतलब बचेगा न। अब इसके पश्चात यहाँ पर वही जो सनम स्थान उपदा को दीर्घ वगैरह होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा ज्ञानानि। इस प्रकार से इस सूत्र का उदाहरण हुआ हमारा ज्ञानानि। आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा षष्ठी स्थाने योगा। अग्रिम सूत्र आया हमारा षष्ठी स्थाने योगा। अनिर्धारण संबंध विशेषा, अनिर्धारण संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या स्थानम च प्रसंग। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने बोध्या। देखिए, किसी संबंध विशेष के निर्धारित न किए जाने पर, अनिर्धारित संबंध विशेषा, किसी संबंध विशेष के निर्धारित न किए जाने पर षष्ठी व्यक्ति का जो स्थान है वह संबंध वाला होता है, वह संबंध वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो षष्ठी है, तो भाष्यकार ने जो षष्ठी है उस षष्ठी के बहुत सारे अर्थ दिए हैं, षष्ठी के बहुत सारे अर्थ दिए हैं। तो बहुत सारे अर्थ देने के कारण जैसे षष्ठी का अर्थ यहाँ पर समीप भी है, आंतरिक भी है, अवयवी भी, विकार भी है और सस्वामी भाव भी है। तो इस प्रकार से इनमें से जिस षष्ठी का कहीं कोई संबंध न मिल पाता हो वहाँ पर उसे अनियत षष्ठी योगा कहा जाता है। इस प्रकार षष्ठी का संबंध वाला जो संबंध है वो स्थानीय संबंध के साथ में होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर आगे और बता रहा है कि वहाँ पर देखो स्थानम च प्रसंग, स्थान और प्रसंग के अनुसार यह है होता है। अब चलिए, जब स्थान प्रसंग की बात आ गई तो अग्रिम परिभाषा सूत्र अपन देखते हैं। स्थाने अंतरतम, ये परिभाषा सूत्र आया आगे, स्थाने अंतरतम ये परिभाषा सूत्र आया। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये परिभाषा सूत्र क्या कहता है? प्रसंग सति सदृशम आदेश साथ यत्रा न विधिमांतरे तत्र स्थान अंतर्यम बलीय। प्रसंग सति, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी वर्ण के स्थान में अनेक आदेश होने का अवसर आ जाता है, जब किसी वर्ण के स्थान पर अनेक आदेश होने का अवसर आ जाता है, तब उससे जो सबसे अधिक नजदीक रहता है, सदृशतम रहता है, अंतरतम रहता है, उसके स्थान पर वह ही होता है। उदाहरण के तौर पर सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य, यहाँ पर ई के स्थान पर यण, अब ई के एक तो सुधि के धकार में इकार है, अब उसके स्थान पर यण हो रहा है, तो यण में य व र चार वर्ण हो गए। अब चारों में से कौन हो, इसीलिए यहाँ पर स्थानांतरतम में जो परिभाषा सूत्र है वो कहता है कि इकार के स्थान पर इस चारों में से यही सबसे निकट है, क्योंकि ई तथा ये का उच्चारण स्थान तालु दोनों का मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर ई के स्थान पर यह हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये जो बात बताई है शब्दों का सादृश्य, तो ये शब्दों का जो सादृश्य है वो शब्दों के सादृश्य के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। यत्रा अनेक विधि मांतरे तत्र स्थान कृतम आंतर्यम बलीय, जहाँ पर अनेक प्रकार का आंतर्य देखा जाता है, अनेक प्रकार का सादृश्य देखा जाता है, तो वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य बलवान होता है। यहाँ पर चार बताए गए, स्थानकृत आंतर्य, अर्थकृत आंतर्य और गुणकृत आंतर्य और प्रमाणकृत आंतर्य। इस प्रकार से सबसे नज़दीक जो स्थानकृत आंतर्य है वह बताया जाता है। तो स्थानकृत आंतर्य बलीय, स्थानकृत आंतर्य बलवान होता है। अब आगे देखिए, अग्रिम परिभाषा सूत्र आया हमारा तस्मिन् नीति निर्देशे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्देशे पूर्वस्य, तस्मिन् इति, तस्मिन्, देखिए इस सूत्र का जब पदच्छेद हम करेंगे तो तस्मिन् सप्तम्यन्तम अस्ति, निर्दिष्टे सप्तम्यन्तम अस्ति, पूर्वस्य सप्तम्यन्तम अस्ति। इस प्रकार से इसमें चार पद है, इति और आगे बीच में तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो सप्तमी निर्देशन विधेयमानं कार्यम वर्णांतरेण अविहितस्य पूर्वस्य बोध्यम।
सप्तमी सप्तमी अर्थ के पद से, सप्तमी विभक्ति के अर्थ से निर्दिष्ट किया गया जो कार्य है वह अव्यवहित पूर्वज से स्थाने बोध्यम, अव्यवहित जो पूर्व वर्ण है उसके स्थान पर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थात सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट किया गया जो शब्द है उससे अव्यवहित कार्य जो है वो पूर्व वर्ण को होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके फलस्वरूप शुद्ध्युपास्य में इको एनची से विद्यमान जो यण है उनमें इक और अच के मध्य किसी का व्यवधान न होने पर जो धकारवर्ती इकार है उस इकार के स्थान पर ही यकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो परिभाषा है इस परिभाषा की सार्थकता हमें सिद्ध मालूम पड़ती है। अग्रिम परिभाषा सूत्र आया हमारा तस्माद्दित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशन क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। देखिए वो तो आया था पूर्व से बोध्यम, ये आ गया परस्य ज्ञेयम्। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र क्या कहता है, पंचमी निर्देशन, पंचमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट किया गया जो कार्य है वह अंत्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर के स्थान पर होता है, पर के स्थान पर होता है। उदाहरण देखिए, अब यहाँ पर उदाहरण आया यहाँ पर उत्थानम, उत्थानम, उत्थानम में जब हम इसको देखते हैं तो उद प्लस स्थानम, उद प्लस स्थानम। अब यहाँ पर उद प्लस स्थानम ये इसका विच्छेद होगा। उदय स्था स्तंभ पूर्व से सूत्र से उद एवं स्था धातु के बीच में जो स है, उद और स्थानम, उद और थानम इसके बीच में जो स है उस स को उदय स्था स्तंभ पूर्व से वहाँ पर जो है वहाँ पर जो स है उस स के स्थान पर थ आदेश कर देता है और थ आदेश कर देगा, झरोझरी समन से थ का लोप हो जाएगा और उसके पश्चात खरीच से चर्त होकर के और ये हमारा उत्थानम प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद है।